हेलो बच्चों, दिस प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डीटी सर। आ गया हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना अगला वीडियो लेकर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ को स्टडी किया था और क्या होता है उसके बारे में समझा था, कुछ बेसिक छोटे छोटे एप्लीकेशंस भी लिए थे। अब थोड़ा सा उसके मेन एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इसका सबसे बड़ा यूज क्या है। सो वी आर स्टडिंग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो जो लोग थोड़ा बहुत भूल गए हैं, जिन्हें याद नहीं है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो थोड़ा सा इस चीज को समझे। गॉस लॉ एक सिंपल सा कानून था जिसमें हमने फ्लक्स निकालने की दो रिलेशंस को इक्वेट किया था। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज गॉस लॉ, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो किसी भी सरफेस को क्रॉस करता है, दैट फ्लक्स फाई इज गिवन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। और इसी फ्लक्स को जब हमने एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस लेकर कैलकुलेट किया तो पता चला कि सरफेस के बाहर के जो चार्जेस हैं वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर के चार्जेस जो है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस वजह से जो फ्लक्स आता है दैट इज सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बिकॉज ऑफ द इनसाइड चार्जेस। डोंट मिसअंडरस्टैंड द थिंग। ये मत कह देना कि सर बाहर के चार्जेस का कोई फील्ड नहीं होता। बेटा, बाहर के चार्जेस का बिल्कुल बराबर फील्ड होता है जैसा होना चाहिए, लेकिन बाहर के चार्जेस का उस क्लोज सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं होता। रीजन ये था कि जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर जाती है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पर हमसे ये इस लॉ के एप्लीकेशंस को पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये। इसके एप्लीकेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सवाल जो हम गंदे गंदे इंटीग्रेशन से कर पाते थे और कई नहीं भी कर पाते थे, वो सारे सवाल केवल इस छोटे से एक लाइन से हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन द एप्लीकेशंस। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं जो सबसे फेमस है, दैट इज हॉलो स्फीयर। तो अगर मैं एक हॉलो स्फीयर के अंदर बाहर सरफेस पर फील्ड को ऑब्जर्व करना चाहता हूं और गॉस लॉ से निकालना चाहता हूं, तो कैसे करते हैं जरा इस चीज को समझिए। तो पहले तो हमने एक हॉलो स्फीयर लिया एंड लेट अस से इस स्फीयर का रेडियस आर है, चार्ज इसके ऊपर क्यू है, प्लस क्यू दे देते हैं फिलहाल। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मेटलिक कंडक्टर है। करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा चार्ज जैसे ही एक जगह पे दोगे। अब इसका रेडियस आर है और एक वेरिएबल रेडियस है स्मॉल आर, जो कि अलग अलग पॉइंट्स के लिए हमने लिया है। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, है ना। अनदर पॉइंट इज एट द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द सरफेस बी एंड थर्ड इज सी। अब ये तीन जगह पर हमसे पूछा जा रहा है सर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बी एंड सी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले स्टेप्स याद रखो। गॉस लॉ में आपको तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और वो उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं। करेक्ट, और उन सभी चार्जेस को इनक्लोज करना चाहिए जिनकी वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो अगर हम स्फीयर की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि ए से पास हो रही हो। तो स्फीयर के लिए सबसे सिमेट्रिक सरफेस जो है वो स्फीयर ही होगी। तो मैंने यहाँ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। अब दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। और यहाँ इंटीग्रेशन में भी जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल करते हैं। तो करके देखते हैं जरा, जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। तो अगर कोई आपसे पूछता है फर्स्ट पॉइंट फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड पॉइंट, तो ई ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ए डॉट डी ए, डी एस भी लिख लेते हैं कुछ लोग, गॉसियन सरफेस, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब देखो भाई, स्फीयर लेने का फायदा क्या रहा कि हर जगह ई कांस्टेंट है, तो ई ए बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए यानी गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो हमारा आ जाता है सीधा सीधा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया चाहिए हमें, स्फीयर से कोई मतलब नहीं है। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था, ये कितना है, वेरिएबल रेडियस स्मॉल आर। तो E a into 4 pi r square should be equal to Q inside। अंदर कितना चार्ज है, अब चूंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, मेटलिक कंडक्टर है, तो ये Q inside 0 हो गया। तो यहाँ से आप देखो कुछ भी कर लेना, E a कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 0। यानी हमें पता चल गया कि एक स्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होता अगर वो मेटलिक है तो। और सही बात है, कंडक्टर के अंदर फील्ड होना भी नहीं चाहिए। तो दिस इज हाउ वी डिराइव दिस थिंग। सी हाउ सिंपल इट हैज बिकम। अच्छा, इसी का सेकंड केस अगर मैं लेता हूँ, है ना, R इक्वल टू कैपिटल आर यानी कि सरफेस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे
वो इस बार बी से पास होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने बी से पास होती हुई ये ब्लू कलर के मार्कर से, इफ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश इट द वीडियो, ये ऐसे ड्रॉ कर दो। सो नाउ यू कैन सी कि ये ब्लू जो स्फीयर है ये हमारी नई गॉसियन सरफेस है। अब अगर हमारी ये गॉसियन सरफेस है तो इसके लिए फिर से भाई गॉस लॉ लगा दो। गॉस लॉ क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बी डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई बी हमें मालूम है कांस्टेंट हो जाएगा, डी ए हो जाएगा सरफेस एरिया, इंटीग्रल डी ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड दिस शुड बी टोटल चार्ज क्योंकि पूरा चार्ज एनक्लोज हो गया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं ऐसा इसको। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो ई बी आएगा दिस विल टर्न आउट टू बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद करो यही हमने पढ़ा था पहले भी। हमने अजम्पशन तब क्या लिया था कि फॉर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, एंड उस पॉइंट चार्ज से कैपिटल आर दूरी पर जो फील्ड होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। देखो वही लिख के आ रहा है, समझ पा रहे? तो ऐसे हमने उसको जस्टिफाई कर दिया। आउटसाइड पे भी बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। अगर मैं बाहर लेता हूँ, है ना, यानी कि थर्ड केस, तो थर्ड केस में वी कैन वेरी सिंपली से कि फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई सी, डायरेक्टली यूज करो अब इसको, ई सी डॉट डी ए। अच्छा, जो लोग बोर्ड्स में इसको लिखेंगे, चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखना। एंड आई सजेस्ट के जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो एक बार इसको बुक से रीड करें, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीबीएसई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। बुक में उन्होंने कुछ ट्यूब ऑफ लाइन, मतलब उन्होंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया है कि एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, मीनिंग उसका वही है ना। कुछ नया नाम दे दिया था, ट्यूब ऑफ फोर्स या टाइप कुछ। तो आप उसको चेक कर लेना, जो भी है रीड करोगे समझ में आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही है, कॉन्सेप्ट अलग थोड़ी हो जाएगा, वास्तु थोड़ी बदल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका उनका बदल गया बस। तो ई सी डॉट डी ए विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, ई एच सी कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो चूंकि स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है, इसीलिए हर जगह से फील्ड कैसा होगा? सेम। अच्छा, सरफेस इंटीग्रल डीए का मतलब कितना हो गया? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस बार स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, यानी पूरा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ईसी कितना आ जाएगा? ईसी आ जाएगा आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन नीट वाले बच्चे भी सब इसको आसानी से समझ सकते हैं, पर जेई वाले बच्चों को इसका एक और फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। इसका वेक्टर फॉर्म भी जेई वाले बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे कई सवालों में हमें हेल्प मिलेगी। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इन वेक्टर फॉर्म आप देख सकते हैं ई ए जो है वो 0 आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। ई बी की अगर बात की जाए तो ई बी हो जाएगा उसका के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो रहेगा वो हो जाएगा आपका आर कैप, है ना। रेडियल डायरेक्शन होता है, फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, है ना, फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। तो आर कैप की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो ई बी कितना बन जाएगा आपका? ई बी बन जाएगा कि, अच्छा, क्यू को भी कन्वर्ट करो, क्यू को सिग्मा के टर्म्स में लिखो, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं सिग्मा में कन्वर्ट करना चाहूँ और के को लिख दूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखो, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर ये हमारा सिग्मा बन जाएगा, है ना। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप का मतलब क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर, ऐसा कुछ बन जाता है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ई एट बी फाइनली कितना बन जाएगा? सिग्मा आर वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द फील्ड ड्यू टू स्फीयर व्हिच इज हॉलो, है ना। याद रख पाओ तो अच्छा है, नहीं रख पाओ तो आप इसको 2 मिनट में प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज।
ईसी की बात करते हैं, ई8c कितना आया था हमारा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, तो यहाँ से EC हो जाएगा सिग्मा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे है ना, तो EC हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। इसका डायरेक्शन जो है वो आर कैप होगा, ठीक है। 4 पाई तो पहले कटता हुआ दिख गया मुझे, है ना। अच्छा, आर कैप लिखे हुआ है, तो अगर कोई EC वेक्टर पूछे कितना होगा तो हम बोल सकते हैं सिग्मा, है ना। अब देखो आर कैप का मतलब क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू दिस होलो स्फीयर। इसको अगर मैं डायग्राम के रूप में समझाना चाहूँ, जैसा कि हम लोग पास्ट में करते आए, है ना, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ फील्ड लिया और यहाँ लिया डिस्प्लेसमेंट r, तो मैं बड़े ही आसानी से कह सकता हूँ कि भैया सरफेस तक फील्ड की वैल्यू 0 रहती है, सेंटर से सरफेस तक फील्ड कितना रहता है 0, तो 0 रहेगा, तो उसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सरफेस पे सडनली फील्ड नॉन जीरो हो जाता है और उसकी वैल्यू KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर आ जाती है ना, यहाँ पर R इक्वल टू कैपिटल R, और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फील्ड पैटर्न। नाउ दिस वाज ऑल थिंग बिकॉज ऑफ होलो स्फीयर। अगर यहीं पर मैं स्फीयर को सॉलिड स्फीयर लेता तो चीजें किस तरीके से बदलती, हम उसको देखने वाले हैं, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम उस पर आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड केस आ गया जिसके अंदर हम लोगों को सॉलिड स्फीयर को स्टडी करना है। और सॉलिड स्फीयर का मतलब आप समझते हैं अच्छे से, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर पूरा हर जगह मास हो, है ना, ऐसे स्फीयर को हम सॉलिड स्फीयर बोल सकते हैं। करेक्ट? नहीं भैया, ये ग्रेविटेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो सॉलिड स्फीयर होता जो आप बोल रहे हो वो होता, पर वो ग्रेविटेशन में होता। यहाँ सॉलिड स्फीयर के कुछ अलग ही मायने हैं। अगर कोई भी कंडक्टर, मेटल का कंडक्टर, चाहे अंदर से हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर उसको चार्ज दिया तो वो हॉलो की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि चार्ज सारा सरफेस पर आ जाएगा। तो ऐसे में सॉलिड स्फीयर का यहाँ मतलब हो गया कि नॉन कंडक्टिव होना जरूरी है, जिससे कि चार्ज लोकलाइज्ड रह जाए, इधर से उधर ट्रेवल ना कर पाए, बाउंड चार्ज होना चाहिए इसको। करेक्ट? तो इसीलिए सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया नॉन कंडक्टिव। करेक्ट? मेटलिक नहीं हो सकता, नॉन मेटलिक। चलो, अब अलग अलग जगह पर निकालना है। इसकी डेंसिटी रो है। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली रो के टर्म्स में लिखता हूँ, क्योंकि अपन क्यू के टर्म्स में पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, अंदर का आता था KQ R by R क्यूब, याद करो, है ना। सरफेस का आता था KQ by R स्क्वायर और बाहर का KQ by स्मॉल r स्क्वायर, सेम ही आता था। तो इसीलिए टेंशन लेने का नहीं, अपन सीधा सीधा सॉल्व करते हैं एक एक करके, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो आपको मालूम है डेंसिटी होता है इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट केस पर बढ़ते हैं। तो अगर पहला केस देखें तो मैं सबसे बाहर का पॉइंट ले लेता हूं फर्स्ट केस में, है ना, R ग्रेटर देन कैपिटल R, उल्टा चलते हैं इस बार। तो बाहर का पॉइंट लिया तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस हमें बनानी पड़ेगी बाहर की साइड। तो हमने ये एक फिर से हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दी। हमें रूल्स पता है गॉसियन सरफेस बनाने के, इट शुड बी सिमेट्रिक एंड शुड पास थ्रू दैट पॉइंट जिसके अबाउट हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो C के अबाउट निकाल रहे हैं तो C से पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, आप जानते हो अच्छे से कि अगर C से C के लिए गॉसियन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल EC डॉट dA शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं, सीधा सीधा EC कांस्टेंट है, बाहर ले लो। dA का मतलब सरफेस इंटीग्रल, dA का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनसाइड इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा EC शुड बी इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। पर ये तो Q में आ गया, है ना, हमें इसको रो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर रो में और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो EC वेक्टर विल बिकम Q को क्या लिख सकते हैं, अब वहां पर सिग्मा इनटू एरिया लिख रहे थे, बट यहाँ पर चार्ज डेंसिटी रो है,
और पूरी वॉल्यूम में चार्ज है, तो इसीलिए हम लोग Q को लिखेंगे सीधा सीधा रो इंटू वॉल्यूम, है ना। तो Q हो जाएगा आपका रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज करेंगे अपन। 4 पाई कट गया, है ना। आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ से ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी आपकी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का होल क्यूब। क्यूब क्यों हो गया, आर कैप को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर और आर स्क्वायर बन के आर क्यूब बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, सेकंड, अगर मैं सरफेस पर आ जाऊं तो अगेन गॉस लॉ लगा लो या फिर आर इक्वल टू कैपिटल आर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गॉस लॉ अगर लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कैपिटल लगा गॉस लॉ में क्या करेंगे, ई बी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आर इक्वल टू कैपिटल आर डालोगे ये कट जाएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा आपका ई एट बी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग मत करना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर वेक्टर। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए हो, है ना। थर्ड केस पर आ जाओ। थर्ड केस क्या था हमारा, थर्ड केस हमें इनसाइड पॉइंट लेना है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए आप अच्छे से जानते हो, गॉसियन सरफेस को छोटा सा बना दिया मैंने स्फीयर, तो इसके लिए गॉस लॉ क्या बोलेंगे, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट तीनों में ये है। तो यहाँ हो जाएगा ई ए सरफेस इंटीग्रल इंटू डी ए, करेक्ट। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए को मैंने बाहर ले लिया और सरफेस इंटीग्रल डी ए का मतलब हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, अब अंदर का पूरा चार्ज नहीं है ना, अंदर चार्ज कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर, इतना चार्ज होगा अंदर। समझ पा रहे हैं आप, ये चार्ज क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें मालूम है और वॉल्यूम इसका कितना है, 4/3 स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जरा 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर कटता हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा सीधा सीधा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। प्रोपोर्शनलिटी तो मुझे दिख गई, लेकिन मुझे इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको आर कैप से। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो आर कैप से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, आपको मालूम है आर आर कट जाएगा, एंड फाइनली ई इनसाइड इज कमिंग आउट टू बी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। मैं चाहूंगा इसको, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस कर पाए। नीट वाले फॉर्मूले केवल इसलिए याद रख लो कि डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना, एप्लीकेशंस इसके बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका डायग्राम अच्छा बना लो पहले। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज दी वेरिएशन पैटर्न, तो हमें मालूम है कि अंदर से लेकर सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक, इट वॉज वेरिंग लीनियरली विथ आर, और जैसे ही सरफेस पर पहुंचे उसके बाहर जाते से ही, है ना, उसके बाहर जाते से ही इट विल बिहेव एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमको मालूम है, बहुत बार कर लिया अपन, समझ पा रहे हैं, यानी ग्रेविटेशन से करते आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ फील्ड वेरीज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई सजेस्ट ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला खास तौर पे याद रखो, वो है रो बाय 3 एप्सिलॉन आर बाय आर का क्यूब, तो होल क्यूब इंटू आर वेक्टर, और ये है रो बाय 3 एप्सिलॉन इंटू आर वेक्टर। आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे, नोट कर लो बेटा इसको, है ना। तो अगला एप्लीकेशन है हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण फील्ड, है ना। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है उसका फील्ड अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मुझे एक ऐसी गॉसियन सरफेस सोचनी है जो इसको इनक्लोज कर सकती है ना। तो अब पूरे को इनक्लोज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट एरिया की या इनफाइनाइट लेंथ की गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से लेंथ की सरफेस लेते हैं जिसके अंदर इसका एक पूरा सेगमेंट जो है वो इनक्लोज हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जो सरफेस है वो सरफेस हो सकती
सकती है एक, क्या लगता है स्फीयर तो नहीं क्योंकि वो अनसिमेट्रिक हो जाएगी, सिमेट्रिक चाहिए तो इसका मतलब सबसे अच्छा सरफेस रहेगा सिलेंडर, क्योंकि इस लेंथ के अलोंग फील्ड जीरो मानते हैं, इस लेंथ के अलोंग फील्ड जो है वो कुछ ना कुछ आएगा, तो ऐसे में हमें यहाँ से सिमेट्री चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने एक सिलेंडर को कंसिडर किया है एज अ गॉसियन सरफेस। तो ये देखो, ये मैं जो एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना जरा। तो यहाँ से r दूरी पर हमें एक फील्ड निकालना था, तो हमने r दूरी से पास होता हुआ एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया, ठीक है, स्मॉल r इसका नाम दे देते हैं। तो इसका रेडियस कितना हो गया, स्मॉल r। अब ध्यान से देखो, इस सिलेंड्रिकल सरफेस या इस सिलेंडर के तीन सरफेसेस है ना। एक सरफेस तो दिख रहा है सबको ऊपर वाला, एक सरफेस है नीचे वाला जो सर्कल है, और तीसरा जो है वो कर्व सरफेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स कितने सरफेसेस से क्रॉस करेगा, तो हम तीनों का निकालेंगे। तो मैं अगर फील्ड पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, लेट अस से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये इस तरीके से चली जाएगी और यहाँ से ये इस तरीके से जाएगी। आप समझिएगा, ये किस प्लेन में बात हो रही है, आप थोड़ा सा इसको अंदाजा लगाएं, है ना। मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जो सर्कुलर सरफेस है, फील्ड लाइंस ऐसे 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 चारों तरफ जा रही है। अब इस सर्कुलर सरफेस के फील्ड लाइंस हर जगह ऐसे जा रही है, एरिया ऐसा है, तो ई और ए आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अगर मैं तीन सरफेसेस नाम दूं, इसको लिख दूं फर्स्ट, इसको लिख दूं सेकंड और इसको लिख दूं थर्ड, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि मुझे अगर P पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो सरफेस इंटीग्रल EP डॉट DA, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस सिलेंडर का लेंथ L माना है तो सुनो, ये EP डॉट DA वो तीन जगह से आएगा, है ना, वो हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब phi1 कितना आ जाएगा, E डॉट DA करेंगे तो 0, phi2 भी कितना आ जाएगा, E डॉट DA पे 0, phi3 नॉन जीरो आएगा क्योंकि ये सरफेस से क्रॉस करेंगे, तीरों की तरह निकल जाएगा ये। तो यहाँ से phi3 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा E at P into surface integral of D, यानी surface area of the Gaussian surface. Now this should be equal to Q inside by epsilon. अब अंदर कितना चार्ज है Gaussian surface के, तो भैया L लेंथ को इनक्लोज किया है और इसकी चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो इसका जो चार्ज होगा Q इनक्लोज्ड वो लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट, देख पा रहे हो आप लोग। अच्छा, सरफेस इंटीग्रल DA का मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है इसका, भैया 2 पाई r उसका लेंथ है और सर्कमफेरेंस हो गया और लेंथ कितना है L, तो दिस विल बी 2 पाई स्मॉल r इनटू L, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू L। L तो पहले कट गया और आप देख सकते हो यहाँ से जो फील्ड की वैल्यू आ रही है E, दिस E वेक्टर कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। और इसी को अगर आप लिखो तो ये बन गया है 2k लैम्डा बाय r। याद करो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड इतना ही आता था। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको अगले में बता देता हूँ स्टेप में। तो अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको रेडियल वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली। तो ई वेक्टर बन जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r कैप। तो यहाँ से r वेक्टर पर r लिखोगे तो e वेक्टर फाइनली बन जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू r वेक्टर। दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2k लैम्डा बाय r ज्यादा फेमस है। अब इसके बाद चौथा एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा एप्लीकेशन हमारा होगा लेट अस से सिलेंडर, है ना। एक रॉड के बाद एक सिलेंडर पे आ जाते हैं। तो अगर मैं एक हॉलो सिलेंडर लेता हूँ, हॉलो सिलेंडर, तो इसमें फील्ड वेरिएशंस कैसे होंगे, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके सिमिलर सवाल बनते हैं, जैसे स्फीयर के केस में बनते हैं लगभग वैसे ही सवाल हॉलो सिलेंडर में बनते हैं। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसका चार्ज डेंसिटी हमको दे रखा है सिग्मा, ऑब्वियसली इसका कुछ रेडियस भी होगा, मान लेते हैं कैपिटल R, है ना, और इसका कुछ लेंथ भी होगा L, ठीक है। वैसे तो हम इनफाइनाइट सिलेंडर कंसीडर करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट का फायदा ये होता है कि उस पर एजेस पर जो है वो फील्ड लाइंस वैसी होती है जैसे सेंटर पर रहेंगी। थोड़ी सी अदरवाइज फाइनाइट लेंथ में क्या हो जाता है, कर्व हो जाती है, थोड़ी सी उससे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है ना, अप्रोक्सीमेशंस लेने में।
सो इनफाइनाइट सिलेंडर मान लो इसको, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस इसका आर है, चूंकि हॉलो है तो चार्ज केवल सरफेस पर है, समझे। अच्छा, अब सिर्फ सरफेस पर अगर चार्ज है तो अब इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसी मानी जाए, और इसके लिए 3 पॉइंट्स रहेंगे हमारे वेरिएबल रेडियस वाले। एक पॉइंट जो रहेगा वो पास करेगा हमारा अंदर से, ए पॉइंट बोल दो, दूसरा है हमारा सरफेस पर बी पॉइंट, और तीसरा है बाहर सी पॉइंट। अब तीनों पॉइंट्स पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं अंदर के पॉइंट पर कैलकुलेट करता हूँ, सबसे आसान वही होता है। तो अंदर के पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस, अब कैसी गॉसियन सरफेस मानी जाए जो सिलेंडर को एनक्लोज करेगी, तो पूरी तरह से तो एनक्लोज हो नहीं सकता। अच्छा, ये सरफेसेस से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इनका एरिया और जो आपका फील्ड है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही जाएगा, तो यहाँ नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0। तो अब फ्लक्स बचा केवल कर्व सरफेस के कारण। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ L लेंथ। तो मैंने L लेंथ की सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, वो इस तरीके से मैंने एज्यूम कर ली। ठीक है, थोड़ा सा आपने समझ जाना। ये देखिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस जो है वो हमारे सामने दे रखा है, दैट इज स्मॉल r। ठीक है, अब मुझे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स लिखना है, तो सभी को मालूम है, डायरेक्टली कर सकते हैं। इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स 0, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना 0, जो भी फ्लक्स आएगा वो केवल इससे एसोसिएटेड आएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं E A इंटीग्रल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी मेहनत भी नहीं करनी, क्योंकि ये जो है ये आपका 0 है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो अंदर का फील्ड भी कितना आ गया 0। तो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर दोनों एक जैसे रहे और अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अगर मैं सेकंड केस पर आता हूँ, यानी कि लेट मी कम ऑन दी सरफेस, तो अगर मैं सरफेस पर आता हूँ तो सरफेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अच्छा, मैं बाहर का निकालता हूँ, फिर R इक्वल टू कैपिटल R डाल देंगे। ठीक है, तो बाहर का अगर एकदम एक्सट्रीम बाहर जाना है तो फिर से गॉसियन सरफेस ऐसी मानो जो C से पास कर रही हो। तो ये रही हमारा एक सिलेंडर फिर से जो इस बार C से पास कर रहा है। आपको थोड़ी भावनाएं समझनी होंगी, चित्रकारी में कोई त्रुटियों को इग्नोर करें। ये देखो, ये बन गया बड़ा सा सिलेंडर, देख पा रहे हो? मैं हट जाऊं तो देख पाऊँ। ये ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब मुझे फ्लक्स निकालना है इस सिलेंडर के कारण। तो आपको मालूम है फिर से वही, ऊपर के सरफेस का फ्लक्स 0, नीचे की सरफेस का फ्लक्स 0, जो भी होगा वो इसके कारण ही आएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि B पॉइंट के C पॉइंट के लिए फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R वी कैन से सरफेस इंटीग्रल EC डॉट DA should be equal to Q inside by epsilon naught. Now everyone knows this thing कि अगर मैं EC देखूं तो वो तो कांस्टेंट है ना। EC कैसा है? कांस्टेंट। बाहर ले लो सरफेस इंटीग्रल DA यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस C पॉइंट के करस्पॉन्डिंग? तो वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस 2 पाई स्मॉल r इनटू लेंथ L। देख रहे हो, 2 पाई r इनटू L। दिस शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड। अंदर का पूरा चार्ज आ गया है ना, तो सिग्मा इनटू पूरा एरिया। कितना है एरिया? सिग्मा इनटू इसका एरिया फिर से वही हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इनटू L, क्योंकि चार्ज तो केवल कैपिटल R रेडियस के सर्कल पे है ना। गॉसियन सरफेस हमारी स्मॉल r रेडियस की अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पहले तो 2 पाई कट रहा है, L कट रहा है, काट दो इसको। तो E एट C कितना आ जाएगा? सीधा सीधा सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट R। देखो ऐसा कुछ बन रहा है, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय रेडियल डायरेक्शन r कैप। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि EC वेक्टर जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू कैपिटल R टाइम्स R वेक्टर। सिग्मा R बाय एप्सिलॉन R स्क्वायर ये बन जाता है। देख रहे हो, ऐसा कुछ बन गया। ये है फॉर पॉइंट आउटसाइड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आना था, सो आ गया। अच्छा, वहीं पर अगर मैं
बी पॉइंट की बात करूं, r इक्वल टू कैपिटल R, तो इस पॉइंट पर अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो गॉसियन सरफेस मान लो जैसा तुम्हारा मन है, ठीक है। तो चूंकि सिमिलर इफेक्ट है, कोई वेरिएशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए डायरेक्टली r को कैपिटल R डाल दो। तो इसको कैपिटल R डालोगे तो ये कट जाएगा, है ना, r स्क्वायर और ऊपर r, तो एक r कट जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो ना, यहाँ डाल दो, तो यहाँ जैसे ही डालोगे तो ये आ जाएगा E at B will be equal to सिग्मा r by epsilon naught r into r cap, ये तो कट गया। तो यहाँ से सीधा सीधा E at B आ जाएगा आपका सिग्मा by epsilon naught r into r vector। This is how we can write it down, है ना, कोई ज़्यादा खास वेरिएशन नहीं, जैसा था वैसे ही है। तो आप देख सकते हो कांस्टेंट वैल्यू आनी थी। ग्राफ बेकार सेम रहेगा, ई इधर, स्मॉल आर इधर, 0 टिल वी रीच सरफेस, सरफेस पर सडनली इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है इतनी, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, सेम एज होलो स्फीयर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होलो सिलेंडर हुआ। ऐसा ही सॉलिड सिलेंडर होता है, तो आप एक काम करो ना, पॉज करके चाहो तो सॉलिड सिलेंडर को ट्राई करो, और मैं कर देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, नोट कर लो और ट्राई करो जल्दी से। सॉलिड सिलेंडर को देखते हैं, करेक्ट। सॉलिड सिलेंडर के लिए भी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, हमें इन तीनों पर इसका फील्ड निकालना है। बहुत ही सिंपल केस है, आप बहुत बार कर चुके हो, अब आपको आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, चार्ज डेंसिटी रो है, क्योंकि वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले ए पर शुरू करते हैं, है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसमें ए ही रहता है, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आउट ऑफ ऑल 3 ए पर पहले निकालते हैं। तो ए के लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल सरफेस मानेंगे, तो मैंने एक सिलेंडर एज्यूम किया कुछ इस तरीके का, जो कि ए से पास हो रहा है और अंदर के चार्जेस को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब ए से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर मुझे लिखना है, तो फर्स्ट केस है मेरा r लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल ई ए डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो ई ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, और आपको मालूम है ये दो सरफेसेस का फ्लक्स 0 आएगा, इसके लिए बार बार नहीं लिखना मैं, सीधा सीधा सरफेस इंटीग्रल डी ए। सरफेस इंटीग्रल डी ए यानी सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो कितना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो आप जानते हो कि भैया पाई आर, उसका 2 पाई आर तो उसकी लेंथ है, 2 पाई स्मॉल आर, और सरकमफेरेंस हो गया, और लेंथ कितना है एल। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर का चार्ज। अंदर का चार्ज कितना होगा, डेंसिटी इनटू अंदर का वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो इनटू अंदर का वॉल्यूम कितना है आपका, सीधा सीधा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कुछ लिखना है। तो देखो जरा, पाई पाई आर आर एल एल कटता हुआ दिख रहा है, तो ई एट ए सीधा सीधा आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ लो, क्योंकि जितना सॉलिड स्फीयर इंपॉर्टेंट है उतना ही सॉलिड सिलेंडर, दोनों में से किसी का भी सवाल बनता है। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, सीधा सीधा दिस विल कम आउट टू बी रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें आर कैप भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा ई ए वेक्टर जो आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर में ही अच्छा होता है, वो जाएगा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आर कैप को आर वेक्टर अपन आर लिखेंगे, आर से आर कट जाएगा, तो सीधा सीधा आर वेक्टर बचेगा, यानी कि इनसाइड फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ऐसे इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ई ए। अच्छा, ई बी की अगर बात की जाए, तो बी वाले पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। चलो गॉसियन मान के देखते हैं इसका, आर इक्वल टू कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। अगर आर इक्वल टू कैपिटल आर मान लिया, तो इस बार गॉसियन सरफेस जो है वो हमारी बी से पास करेगी। तो मैंने ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमारी एक गॉसियन सरफेस बना है। देख पा रहे हैं सभी लोग? अब इस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड अगर मुझे फ्लक्स लिखना है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा ई बी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी ग्रीन सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो वो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एल शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि पूरा सिलेंडर, तो पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस वॉल्यूम जो रहेगा, कर्व सरफेस वॉल्यूम कुछ नहीं होता, उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई कट गया, एल कट गया, एक आर से एक आर कट गया,
तो सेम वही बनेगा, ई बी विल बी इक्वल टू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर आर कैप लगाना पड़ेगा। फाइनली ई एट बी लिखना चाहो तो बन जाएगा सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर वेक्टर, ये भी बता दिया मैंने। चलो सी पर आ जाओ, थर्ड पर आओगे, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब यहाँ क्या होगा देखो, अब गॉसियन सरफेस किधर से पास होना चाहिए, सी से, तो उसको ड्रॉ कर दो। तो इस बार जो गॉसियन सरफेस है वो मैंने सी से पास होते हुए बना ली, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा कुछ बन गई, करेक्ट। अब ये जो सी से पास होती हुई गॉसियन सरफेस बनी है बेटा, सभी जानते हैं, बहुत बार कर लिया अब तो, है ना, सभी जानते हैं। क्या करेंगे इसको, सीधा सीधा ई एट सी इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो वो हो जाता है 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, गॉसियन सरफेस यानी कि रेड सिलेंडर, है ना, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, यानी रो इंटू, अब वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे चार्ज है, केवल सिलेंडर के ऊपर जो कैपिटल आर रेडियस का था, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करो, पाई एल कट गया, ठीक है। तो ई एट सी कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस विल टर्न आउट टू बी रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, और डायरेक्शन इंक्लूड कर दो तो आर कैप, है ना। जैसे इंक्लूड करोगे डायरेक्शन, यहाँ से आपको एक फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, ई सी वेक्टर विल बिकम रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज रिजल्ट्स। आई होप आप इसको याद रख पाए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा, एक आध क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये सारा सिलेंडर का केस हो गया, एक आध केस और देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट्स में, और कंडक्टिंग को तो हमने इनफैक्ट चालाकी से सीखा था, तो हम क्या करते हैं इस बार गॉस लॉसेस को प्रूव करके देखते हैं। कंडक्टिंग शीट की सबसे पहली खासियत, जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑन दी सरफेसेस। कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर चार्ज जो है वो इस तरीके से आ जाएगा अगर प्लस सिग्मा डेंसिटी है, और यहाँ चार्ज जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट नेचर में है ये शीट। अब मुझे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, तो मुझे गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, और यहाँ गॉसियन सरफेस मानना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है, क्योंकि इसको कैसे इनक्लोज करोगे, इनफाइनाइट शीट है। तो हम ज़्यादा नहीं टेंशन लेते हैं, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया की शीट मानते हैं जो इसके कुछ हिस्से को इनक्लोज कर जाए, और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली है, और इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के 3 हिस्से हैं, आपको मालूम है, 2 सर्कुलर हिस्से और एक कर्व हिस्सा। तो अगर मैं लेटस से किसी पॉइंट P पर इसका फील्ड निकालना चाहता हूँ, कहीं भी हो सकता है वो, यहाँ अंदर बाहर कहीं भी मान लो, चलो यहाँ मान, तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालो तो फ्लक्स मिलेगा, या फिर फ्लक्स इन 3 सरफेसेस से मिलेगा। ये 3 सरफेसेस है, तो आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज का जो भी फील्ड रहेगा यहाँ, इन दोनों सरफेसेस में तो अलग केसेस है। क्या है, देखो यहाँ पर फील्ड जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, तो अगर फील्ड ऐसे जा रही है तो फिर फील्ड जो है वो इसको क्रॉस कर रही है। अच्छा, वही फील्ड जब यहाँ से जाएगी लाइन, तो वो इसके सरफेस को टच करके निकल जाएगी, जबकि इसका सरफेस एरिया किधर आएगा, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। तो इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, थर्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो टोटल कितनी सरफेस मानते हैं हम, ये मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लिखे तो आप ऐसा कह सकते हो कि phi टोटल विल बी इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, और यही होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, phi 1 आ गया 0, क्यों आ गया, ओ सॉरी, phi 1 आ गया सीधा सीधा E इंटू एरिया A, मान लो इसका एरिया A है, ठीक है। अच्छा, phi 2 की बात की जाए, चूंकि दोनों पैरेलल है इसलिए E इंटू A सीधा। phi 2 की बात की जाए तो phi 2 कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू A। और phi 3 कितना आएगा भैया, phi 3 भी 0 आएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी ही नहीं, तो E ही 0 हो गया, तो E 0 हो गया तो E डॉट D भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो phi टोटल आ रहा है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी E इंटू A, करेक्ट। अच्छा, दिस शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय
एप्सिलॉन नॉट, जो अंदर का चार्ज है मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से लिखो E इंटू ए शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड। अंदर कितना चार्ज है, तो अंदर चार्ज केवल यहाँ से यहाँ तक था, तो इस चार्ज को कैसे लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसका एरिया ए रहेगा क्योंकि इसका भी एरिया ए है, सर्कल ही तो बनेगा। तो सीधा सीधा आप लिख दो इसको सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ए कट गया यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस गिव्स यू द फील्ड एट दिस लोकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, किसी भी डिस्टेंस पे निकालो फील्ड इतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के कारण ऐसा आ गया। अच्छा, ये इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे सामने आ गया जिसको मैं चाहूंगा आप लोग हमेशा याद रखें। अगर मैं किसी भी रैंडम शेप का कंडक्टर लेता और उस कंडक्टर की डेंसिटी जो थी वो सिग्मा होती, तो इसके कारण अगर मैं कंडक्टर है ना 3D वॉल्यूम है, इसके कारण अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही गॉसियन सरफेस मानूंगा। ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसने इसको एनक्लोज कर लिया। फिर से वही फ्लक्स टोटल लिखो, अंदर का फ्लक्स 0, ये वाले फ्लक्स का कोई काम नहीं क्योंकि ई डॉट डी कितना आ जाएगा 0, बचा केवल ये, तो फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी। तो यहां से भी जब आप फील्ड निकालोगे ना इस पोजीशन पर, तो ई एट पी विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक जनरल रिजल्ट बन जाएगा, इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जेई एडवांस लेवल, जो मैं आपको शायद अगले वीडियो में बताऊं, है ना। तो आप फिलहाल इसको याद रखिए कि फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टर अगर मुझे निकालनी है, तो फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टर कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ शीट ही नहीं, इस केस में भी आ रही है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, वहीं पर अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती है ना, तो क्या डिफरेंस आ जाता। अगर लेट अस से नॉन कंडक्टिंग शीट लेता मैं, तो अब क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग शीट जो है ना, उसके जो भी चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पर नहीं रहेगा, अंदर वॉल्यूम में भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने ये एक छोटी सी शीट बना दी, वो ऐसे है, और चूंकि नॉन कंडक्टिंग है तो इसका मतलब चार्जेस जो है वो अंदर, देख पा रहे हो। अब कोई पूछे सर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो हमें अब दोनों सरफेसेस काउंट करनी पड़ेंगी। यहाँ क्या हो रहा था, हमने जो फील्ड निकाला था वो एक सरफेस का निकाला था। अच्छा, दोनों का मिला के निकालते तो अलग आता, क्योंकि इसका भी फील्ड यहाँ पर रहेगा। आप समझो मेरी बात को, समझे कि नहीं, इसका भी फील्ड इधर रहेगा। तो करके देखते हैं जरा इसको। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, फिर से वैसी, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरीके की मान ली, ये देखो, ठीक है। अब फिर से वही, यहाँ फ्लक्स आएगा, यहाँ फ्लक्स आएगा, यहाँ फ्लक्स नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाई टोटल कितना है, तो आप बोलोगे फाई टोटल विल बी इक्वल टू, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी अभी, तो सीधा सीधा ई ए प्लस जीरो। तो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से जो फाई टोटल आएगा वो 2EA आ जाएगा, और यही होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि केवल A एरिया पर है ये अवेलेबल, तो यहाँ से सीधा सीधा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। A कट गया, यानी ध्यान से देखो E कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो कैसे हमने इसको चालाकी से कैलकुलेट कर लिया। तो नॉन कंडक्टिंग शीट का फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग का कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं अच्छे से, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे सामने आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको अगर मैं Q के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँ तो सभी को मालूम है कि ये जो चार्ज था वो दोनों प्लेट्स पर अवेलेबल है, अगर मैं पूरे कंडक्टर की बात करूँ, है ना। तो Q बाय 2A सिग्मा वहां बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा Q बाय A। तो अल्टीमेटली E का फॉर्मूला Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कैसा आएगा, सेम आएगा। थोड़ा सा सोचना है इस चीज, करेक्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। अच्छा, आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो खैर खास ही है, एडवांस वालों को भी बताऊंगा, बाकी लोग सब नोट कर लें अच्छे से सब कुछ। अच्छा, किसी के मन में एक और डाउट आ सकता था कि सर ये तो चलो आपने एक सरफेस ली, तो ये फॉर्मूला दोनों सरफेस के लिए कैसे आएगा किसी पॉइंट पे, तो वो भी बहुत सिंपल है, वो भी कुछ अलग नहीं है। जल्दी से देख लो इसको भैया, ये ली मैंने कंडक्टिंग शीट, ठीक है। अब मैं कंडक्टिंग शीट के
दोनों सरफेसेस पे चार्जेस थे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। अब मैंने इसमें क्या किया, फिर से वही एक सिलेंडर माना, मान लो, और मुझे फील्ड निकालना है मान लो इस किसी जगह पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड लाइंस आपको मालूम है, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स तो जीरो है, इसका फ्लक्स होगा ऐसा और इसका फ्लक्स होगा ऐसा, तो EA का फ्लक्स यहाँ और EA का यहाँ, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, phi total will be equal to 2EA। अब दिस शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अब समझो, Q इनसाइड लिखोगे तो होता है सिग्मा इनटू एरिया। भैया यहाँ के एरिया पे भी चार्ज है और यहाँ के पे भी है, तो इसको लिखना पड़ेगा सिग्मा इनटू 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो 2A कट जाएगा, अल्टीमेटली आएगा वही, तो यहाँ से E जो आ रहा है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है, चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर लो, एक शीट के कारण या दो शीट के कारण। आप समझ रहे हो, तो कंफ्यूज मत होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो बोलते हैं सर देखो ना सर, आपने यहाँ तो सर दोनों साइड लिया था, वहाँ दोनों साइड नहीं लिया वगैरह वगैरह। अबे दोनों साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है या नहीं, अब नोट करो। तो ये एक सवाल है, काफी फेमस है, गॉस लॉ से रिलेटेड है, इसको हम जरा यूज करके देखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है कि यहाँ रीजन में जो फील्ड इंटेंसिटी देखी गई वो E नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस एक E नॉट एक्स स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या कहना है कि अगर फील्ड एक्स एक्सिस पर ही है और इतनी वैल्यू है, तो इस हाइपोथेटिकल क्यूब जिसका साइड लेंथ A है, जो कि ओरिजिन से 2A दूरी पर रखा हुआ है, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्यूब इन द विसिनिटी ऑफ द सराउंडिंग ऑफ दिस फील्ड या बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, और क्यूब जो है वो ओरिजिन से 2A दूरी पर रखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप सबसे पहले इस चीज में समझें कि जब भी फील्ड लाइन एक्स एक्सिस पे इस तरीके से जाएगी, तो यहां पर एंटर कर रही है और यहां से एग्जिट कर रही है, तो ये जो सरफेस है यहां इनकमिंग फ्लक्स आएगा और यहां से जो फ्लक्स जाएगा दैट विल बी आउटगोइंग फ्लक्स। समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब इनकमिंग और आउटगोइंग अगर सेम होता तो इसका मतलब नेट फ्लक्स जीरो, क्यू इनसाइड जीरो। बट इनकमिंग आउटगोइंग अगर सेम नहीं है तो उस केस में इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज बचेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाई इनकमिंग। तो फाई इनकमिंग कितना होगा, सब लोग अच्छे से जानते हैं, फाई इनकमिंग होता है आपका E इंटू एरिया। तो सरफेस एरिया तो A स्क्वायर है और E कितना है आपका E नॉट एक्स स्क्वायर, या सीधा लिख दो पहले E इंटू एरिया, है ना। एरिया उधर की तरफ रहेगा तो माइनस नेगेटिव, तो फाई इनकमिंग को सीधा सीधा मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ E। नाउ E कितना है इस सरफेस वाली जगह पर, तो डिस्टेंस है इसका 2 है, तो E हो जाएगा आपका E नॉट इंटू 2A का होल स्क्वायर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ, इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका A स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट थिंग्स, करेक्ट। सुनो फिर से, मैंने क्या किया, मुझे फील्ड निकालना है इस जगह पर, जगह का कोऑर्डिनेट है 2A, तो एक्स वाई डाल दो 2A, तो ये हो गया फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया चूंकि इनकमिंग है इसीलिए नेगेटिव, समझे कि नहीं। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 E नॉट, है ना, A टू द पावर ऑफ 4। अच्छा, फाई आउटगोइंग की बात करते हैं जरा। तो आउटगोइंग फ्लक्स में फिर से, अब देखो बाहर जा रहा है तो फिर पॉजिटिव E इंटू A आना चाहिए, प्लस तो ठीक है। E का क्या करें, तो E हमें मालूम है E नॉट टाइम्स एक्स स्क्वायर है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ध्यान से देखो 2A ये था और फर्दर A मिलाकर कितना हो गया 3A का होल स्क्वायर, देख पा रहे हो। अच्छा, 3A का होल स्क्वायर, ओहो एक गलती हो गई, यहाँ 4 आएगा, ये याद रखो, यह 4 है, तू कैसे स्क्वायर करेगा, भूल जा। चलो, E नॉट इंटू 3A का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना था A स्क्वायर, खत्म बात। तो यहाँ से आ जाएगा ये +9 E नॉट A टू द पावर ऑफ 4। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आउटगोइंग फ्लक्स। तो फाई टोटल कितना होता है, फाई टोटल इज, बड़े में से छोटा घटा दो, है ना, या डिफरेंस ले लो दोनों का, डिफरेंस का ऐड कर दो टोटल फ्लक्स, फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग। ये हो जाएगा आपका, कोई ये मत कर देना आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, अरे भाई टोटल का मतलब स्केलर क्वांटिटी ऐड करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 E नॉट A की पावर 4 +9 E नॉट A की पावर 4। तो फाई टोटल आ जाएगा यहाँ से 5 E नॉट A की पावर 4, और यही होता है Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा Q enclosed
will be equal to 5 epsilon naught E naught a की power 4 coulomb, and this is the answer. This is how we approach such question. अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा है ना। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एज अ रिजल्ट भी याद रखना है आपको, ठीक है, सभी को, एडवांस नीट मेन सबको, करेक्ट। हालांकि इसका डेरिवेशन एडवांस वालों के लिए है बट रिजल्ट सबके लिए है, तो उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये एक सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था। इसका रिजल्ट सबको याद रखना है। मैं पहले आपको सवाल समझाता हूँ। ये एक सॉलिड स्फीयर है, डेंसिटी इसकी रो है, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक टुकड़ा काट के निकाल दिया स्फीयर का, कैविटी है ना। अच्छा, वो कैविटी का जो सेंटर है वो O1 से ए दूरी पर है, स्मॉल ए दूरी पर, और इस कैविटी के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट पी ले लिया, ये कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर फील्ड कितना होगा हमसे ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फील्ड एट पी ड्यू टू दिस कैविटी, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पी पॉइंट पर जो फील्ड है वो दो वजह से आ सकता है। पहला, ये वाला जो स्फीयर है इसके अंदर है ये पॉइंट, तो अंदर के पॉइंट पर फील्ड आता है कुछ ना कुछ, तो एक तो फील्ड इधर आना चाहिए था। एक तो फील्ड ऐसा आना था, करेक्ट, ई स्फीयर। अगर यहां मास होता तो इसका भी फील्ड इधर आता, बट यहां मास नहीं है तो इसका फील्ड इधर की तरफ आएगा, और जो होगा हमारा ई कैविटी तो वो इसकी तरफ आ जाएगा, समझे कि नहीं? फिर से सुन लो मैंने क्या बोला। भैया यहाँ चार्ज होता अगर पॉजिटिव तो ये इस पॉइंट पे उधर की तरफ फोर्स लगाता, बट कैविटी का मतलब क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ चार्ज। तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज अगर उधर है तो एब्सेंस ऑफ चार्ज का फील्ड इधर रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका ई ड्यू टू कैविटी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ध्यान से देखिएगा, ई ड्यू टू स्फीयर है ना, ये हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला याद करो जरा, वेक्टर फॉर्म में अपन ने पढ़ा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है याद तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। जल्दी से देखो यहाँ पर क्या करेंगे। हमने माना था कि अंदर कोई भी पॉइंट ले लिया, गॉसियन सरफेस ले ली, ई इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाउ मच? क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड क्या होता है आपका? रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो आप कितने आसानी से मैं निकाल रहा हूँ। 4 पाई काट दिया मैंने, r स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ से E आ गया आपका ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ऐसा कुछ आया था। और याद करो हमने जब वेक्टर में कन्वर्ट किया था तो r कैप से मल्टीप्लाई किया था, तो फाइनली ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर बन गया था। तो ये भी एक अंदर का ही पॉइंट है तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ही, तो इसका जो फील्ड होगा वो हो जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का r वेक्टर। तो r वेक्टर का मतलब क्या लिखते हैं हम इसको? हम लिख देते हैं इसको P(O1) वेक्टर, है ना। P(O1) का डायरेक्शन कहां से कहां तक है? O1 से P, ये रहा है। क्लियर है सभी को? अच्छा, ऐसे ही E कैविटी वेक्टर अगर निकालूं, भैया कैविटी के भी अंदर है पॉइंट भी, तो अंदर के पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालते हैं? ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इस बार ऐसा लेना है। मैं क्यों लेना है आप जानते हो, क्योंकि एब्सेंस ऑफ चार्ज है। तो ये जो डायरेक्शन होगा इसको हम लिख देंगे O2P वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका P(O1) और ये हो गया O2P, करेक्ट। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा समझ लो, इसको ऐसे लिखो, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट O1P। O1P का मतलब क्या हो गया? O1 से P, और इसको लिख दो फिर P(O2), कंफ्यूजन नहीं होगा, करेक्ट। पोजीशन वेक्टर आपके ऊपर रहता है, पोजीशन वेक्टर का नाम लिखना। तो ES और EC आ गया हमारे सामने। अच्छा, अगर मैं बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाऊं तो आप जानते हो कि इस ट्राइंगल में ये दोनों सेम सेंस में है। अगर इसको ऐसे बना दूं तो ये अपोजिट सेंस में मिल जाएगा, यानी कि O1P वेक्टर प्लस P(O2) वेक्टर शुड बी इक्वल टू O1O2 वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, E नेट अगर मुझे लिखना है, E एट P, तो आप जानते हो E एट P 2 कारणों से आएगा। एक कारण है E स्फीयर प्लस दूसरा है E कैविटी। मैंने माइनस यहाँ इंक्लूड कर लिया है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर स्फीयर में से कैविटी माइनस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन फिर कैविटी के फील्ड को नेगेटिव मानना पड़ता है, समझ रहे हो या नहीं?
तो यहाँ पर फिर मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में लिया है, तो मैं क्यों नेगेटिव मानूं, तो मैं सीधा प्लस करूंगा। तो यहाँ से ES प्लस EC बन जाएगा। फिर से देखो ES कितना है आपका, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट O1 P प्लस EC कितना है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट P O2 कॉमन लो, तो E एट P कितना आ जाएगा आपका, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट O1 P प्लस P O2 वेक्टर, और ये होता है O1 O2 वेक्टर। तो फाइनली E एट P बन जाएगा आपका रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू O1 O2 वेक्टर, और ये जो वेक्टर है O1 O2 इसकी लेंथ है A, तो सीधा सीधा लिख दो E एट P इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A वेक्टर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। यानी कमाल की बात देखो, कैविटी के अंदर फील्ड रहेगा, कैविटी के अंदर फील्ड रहेगा, कंडक्टर के अंदर नहीं रहता, बट ये तो इंसुलेटर है, तो कैविटी के अंदर फील्ड रहेगा, और वो भी कैसा है, कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन बिटवीन द सेक्टर्स। अब देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नीट जेईई सब याद रखें कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी बनाते हैं तो उसका जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी P यहाँ होता चाहे यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह फील्ड कैसा आएगा, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो नोट कर लीजिए इसको। आई सपोज ये काफी कुछ अपन ने देख लिया, इसके कुछ और केसेस, काफी सारी चीजें अभी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि काफी सवाल आते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं। आप देख रहे हो कब से हम कुछ ना कुछ बताए ही जा रहे हैं, अभी भी चीजें बतानी है ना, एक आध दो लेक्चर और लगेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, तो इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि आप बार बार इसको रिवाइज करें। ये तो खैर आपके लिए बहुत बड़ा वरदान टाइप का हो गया कि इसके वीडियोस आपको मिल गए मेरे थ्रू, बिकॉज फैक्ट इज के क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो सुन लेते हैं, भूल जाते हैं, नोट भी करते हैं भले ही, लेकिन भूल जाते हैं। यहाँ कम से कम आप बार बार देख के चीज़ों को सीख सकते हो, तो आई सपोज उसका पूरा फायदा उठाएंगे। क्वेश्चंस लगाइए, HC वर्मा और जो बुक्स मैंने भेजी हैं और भी बुक्स हैं उनकी भी लगा लीजिए, तो क्वेश्चंस जितने लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे इस चैप्टर में। तो नोट इट डाउन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नोट डाउन।